सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज हम लोग थर्ड पार्ट लेके आए हैं। 2000 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग एक बार देख रहे थे, है ना। 71st बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं 2000 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं अगले कुछ दिनों के अंदर। पीडीएफ आपको मिलेगा। आप मुझे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। सितंबर 24 से लेके जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग और इसको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ेंगे, तो इसलिए आपके कम से कम 50 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो 50+ क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान रखोगे। इस सीरीज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी और हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट नेशनल पार्क वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी हब विद 446 स्पीसीज इन 2024। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी एक बार इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन से नेशनल पार्क को अभी रिकॉग्नाइज किया गया है कि वहां पे सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कोई और है, सेकंड नंबर पे कहां पाए जाते हैं? तो अभी एक रिसर्च हुआ है, तो कहां पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आसाम के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे आप ध्यान रखेंगे। आसाम इज द करेक्ट आंसर। आसाम में पाए जाते हैं सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज। आसाम में कौन सा नेशनल पार्क है? आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जा रही है। किसके? बटरफ्लाई के। सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना होगा। नामदफा नेशनल पार्क जहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है किसकी? बटरफ्लाई की। सेकंड नंबर पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता है कि कहां से लोकेटेड है। ये लोकेटेड है आसाम के अंदर। और आसाम में कहां पे? आसाम में गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। ठीक है, तो गोलागांव एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1985 में, कब? 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि हमारी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया जा चुका है। और ये क्यों फेमस आपको पता है? ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। ठीक है, तो ये वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? आसाम में है। और आसाम में कहां पे है? आसाम में है गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और अभी यहाँ पे एक सर्वे हुआ है जिसमें पाया गया कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की बटरफ्लाई की स्पीसीज है। अराउंड 446 स्पीसीज पाई गई हैं कहां पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, सबसे ज्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज कहां पाई जाती है? नामदफा नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी टाइप का आए, तो आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आसाम की लोकेशन आप समझ पा रहे हो। आसाम की लोकेशन ये रही, काजीरंगा नेशनल पार्क ये रहा। आसाम के कुछ नेशनल पार्क है, अराउंड 7 नेशनल पार्क है, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बताओ नामेरी नेशनल पार्क कौन से स्टेट से रिलेटेड है, या दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कौन से स्टेट से रिलेटेड है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, मानस नेशनल पार्क आसाम में है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आसाम में, नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है ये आसाम में है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, याद रहेगा, ऐसे याद करो, मानस, ओरांग, नामेरी। पहले आपको 3 याद रखना है, मानस, ओरांग एंड नामेरी। मानस, ओरांग, नामेरी आसाम में। फिर दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क आसाम में। और काजीरंगा तो सबको याद रहता है। ठीक है, काजीरंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो पूरे इंडिया में अगर एक जगह सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं तो कौन सी जगह है? वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसलिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट भी है ना। और सबसे ज्यादा स्पीसीज कहां पाई जाएगी? बटरफ्लाई की, नामदफा नेशनल पार्क में। और सेकंड नंबर पे कहां पाई जाएगी? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि आसाम में। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों को ही देखना है। देखो ध्यान से, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम टू कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज बाय प्रोवाइडिंग मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कौन से स्टेट ने निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया है? निजुत मोइना स्कीम, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आते हैं। तो किसने किया है? करेक्ट आंसर है आसाम ने किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज के लिए है? तो ये है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आसाम की सरकार
वहां की जो गर्ल्स हैं उनको 1,000 रुपए, 1,250 रुपए और 2,500 रुपए उनको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर वो हायर सेकेंडरी में मतलब 11th-12th में तो उनको 1,000 रुपए दिए जाते हैं पूरे साल, सिर्फ 2 महीने छोड़ के पूरे साल मतलब 10 महीने इनको 1,000 रुपए मिलते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन में है तो उनको 1,250 रुपए हर महीने मिलेंगे, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो उनको 2,500 रुपए पर महीने मिलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो निजुत मोइना स्कीम किस चीज के रिलेटेड है? चाइल्ड मैरिज को रोकने से रिलेटेड। अगर जो हमारी लड़कियां हैं वो पढ़ेंगी तो क्या होगा? चाइल्ड मैरिज भी रुकेगा, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए ही आसाम की सरकार ने निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया था, है ना। आपको पता है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी किया था जो ऐसे लोगों पे जो कि चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखोगे। निजुत मोइना स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? ये चाइल्ड मैरिज को रोकने से रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों देखेंगे। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू रिजुविनेट 129 बील्स टू मिटिगेट फ्लडिंग एंड बूस्ट फिश प्रोडक्शन, ठीक है। बील्स मतलब यहां पे बोला जा रहा है वेटलैंड के बारे में, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में वेटलैंड को रिजुविनेट करने का फैसला लिया है, उसको फिर से ठीक ठाक करने का फैसला लिया है? कौन सी सरकार ने? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आसाम। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? आसाम। आपको पता है कि वेटलैंड जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। वहां पे अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फौना होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लडिंग को रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आते हैं क्या? वेटलैंड। तो रिजुविनेट करने का फैसला लिया कौन सरकार ने? आसाम ने इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव? कौन से स्टेट ने कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इन 2024 टू क्रिएट स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो डिस्ट्रिक्ट लेड बाय असिस्टेंट डायरेक्ट कमिश्नर टू एनहांस गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लीजिए। इसमें सीधा ये पूछा है कि कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि जो गवर्नेंस है वो काफी अच्छी तरीके से हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? इसका करेक्ट आंसर भी आपको आसाम ही याद रखना है। तो निजुत मोइना स्कीम आसाम। कौन सी सरकार ने वेटलैंड को ठीक करने का फैसला लिया है? आसाम। और कौन से स्टेट ने कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव चलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? आसाम। तो आसाम वाला मैंने सारा आपको एक साथ अभी करवा दिया है। अब आते हैं बिहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व इन बिहार will have tigers relocated to the newly approved कैमू टाइगर रिजर्व टू एड्रेस ओवर पॉपुलेशन, है ना। तो पूरे बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब यहां पे टाइगर की पॉपुलेशन जब ज्यादा हो गई तो अब एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। कहां पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कैमूर डिस्ट्रिक्ट देखो कहां पे है? साउथ में, है ना। यहां पे एक नया टाइगर रिजर्व आने वाला है। और पहले एक और टाइगर रिजर्व है हमारे पास, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे है? पश्चिम चंपारण में है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे है? पश्चिम चंपारण में है। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व था, बट अब एक और टाइगर रिजर्व बनके तैयार है। कौन सा है? कैमूर टाइगर रिजर्व, है ना। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से टाइगर को लेके कहां शिफ्ट किया जाएगा? कैमूर टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको टाइगर्स को शिफ्ट करना है तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि सरकार चाहे और उन्होंने शिफ्ट कर लिया, ऐसे नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक अथॉरिटी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की आपको परमिशन चाहिए होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी परमिशन आपको चाहिए होती है अगर आपको टाइगर को शिफ्ट करना है या टाइगर से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ में आ गया? एनटीसी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी से परमिशन लेके आप क्या कर सकते हैं? टाइगर्स को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी टाइगर शिफ्ट होंगे कहां पे होंगे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे नया टाइगर रिजर्व बन रहा है। पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना। तो अगेन ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड काउज एज राजमाता गौ माता? कौन सी स्टेट ने अभी राजमाता का दर्जा दिया है गौ माता को? कौन सा स्टेट ने दिया है? करेक्ट आंसर क्या है बताओ? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र ने दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। एक नाथ शिंदे की सरकार थी, इससे पहले आपको पता है उस टाइम उनको दर्जा दिया गया था। गौ माता को राजमाता का दर्जा कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट सेलिब्रेटेड द मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल? मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है? मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल टू प्रोमोट यूनिटी अमंग इट्स इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ठीक है। इंडिजीनियस कम्युनिटी जो वहां की कम्युनिटीज है उसमें यूनिटी लाने के लिए
कौन सा स्टेट मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है? तो इसका ध्यान रखना है, मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में। तो एम से एम याद रखोगे, ठीक है। तो मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल मणिपुर, मणिपुर बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, तो आपको ध्यान रखना है वहां की कम्युनिटी में भाईचारा बढ़ाने के लिए मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल, ठीक है, मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी में भी आया, बीपीएससी में आया, बीपीएससी में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, और यूपीएससी में भी। तो ध्यान रखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। बिहू कहां मनाया जाता है? रुंगाली बिहू आसाम में। अंबुबाची मेला आसाम में। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। वांगला फेस्टिवल मेघालय में। चापचारकुट मिजोरम में। और जीरो फेस्टिवल कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब जब मैं आपसे 50 प्लस क्वेश्चन की वादा करता हूं कि 50 प्लस क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, तो इसी तरीके से आएगा भाई, ठीक है। मैंने आपको मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल बताया, बट उससे रिलेटेड आसपास के और भी फेस्टिवल्स के बारे में याद करा दिया, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, है ना। तो यही फायदा है इस सीरीज को फॉलो करने का। तो ध्यान दो, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, बिहू सबको याद रहता है आसाम में, अंबुबाची मेला कहां पे? आसाम में, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, वांगला फेस्टिवल मेघालय में, याद कर लो, चापचारकुट कहां पे? मिजोरम में, और जीरो फेस्टिवल कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच स्टेट इज सेट टू सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाएगा? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखो नागालैंड में मनाया जाता है क्या? हॉर्नबिल फेस्टिवल। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा चुका है, इसलिए बता दे रहा हूं। करेक्ट आंसर क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच स्टेट्स विलेज आंधी विलेज, कौन से स्टेट के आंधी विलेज को अभी जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया है? मतलब इन्होंने जीरो वेस्ट मॉडल इनिशिएटिव चलाया है, ताकि जो भी वेस्ट इनके गांव में निकलता है उसका ये लोग क्या कर सके, उसका ये लोग किसी न किसी तरीके से यूज कर सके। जैसे कि उन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट बायोमिथनेशन प्लांट लगाया, जैसे कि अगर कुछ भी, जैसे कि गाय का गोबर ही हुआ या कोई भी चीज हुआ या वेस्ट हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग बायोगैस बना लेंगे, है ना, या बायोकार बना लेंगे, या किसी न किसी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप के प्लांट लगाए हैं, वर्मी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लगाई है, ठीक है, ताकि जो भी वेस्ट निकलेगा उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो आंधी विलेज में ये चीज हुआ है। आंधी विलेज कहां पे है? राजस्थान के जयपुर में है, ठीक है। ध्यान रखोगे कहां पे है? राजस्थान के जयपुर में है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये सारी चीज। आंधी विलेज यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये विलेज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज, इंडिया का पहला राइटर विलेज कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो राइटर विलेज कहां किया गया है? राइटर विलेज कहां गया है? उत्तराखंड के देहरादून में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून में राइटर्स विलेज को बनाया गया है। राइटर्स विलेज क्या है? ताकि वहां पे जो भी राइटर्स हैं उनको एक तरीके से सही तरीके से एनवायरमेंट मिल सके, है ना, उनके पास सारी फैसिलिटी, और वो कुछ भी चीज लिखना चाहे, सोचना चाहे, तो आराम से एक फ्री एनवायरमेंट में सारी चीजों को सोच सके। तो इस चीज के लिए देहरादून में राइटर्स विलेज का इनॉग्रेशन किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द अन्न दर्पण सिस्टम, अन्न दर्पण सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, ठीक है। अन्न दर्पण सिस्टम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अन्न से याद रखना है, अन्न से याद रखेंगे आप, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अन्न दर्पण सिस्टम लॉन्च किया है। अब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम कुछ नहीं है, ये सिस्टम बस ये है कि जो एफिशिएंसी है बढ़ा दिया जा सके, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी है, ताकि जो काम काज है एफसीआई के अंदर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उसको काफी ज्यादा और बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो एक तरीके का सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? अन्न दर्पण सिस्टम। तो अन्न से याद रहेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है? जो आप पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो हम लोग अनाज लेते हैं, जो कि हमारे 80% जो लोग हैं जो अनाज लेते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं जो अनाज लेते हैं, तो उस सब चीज को मैनेज करने के लिए ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपसे एमएसपी पे एक तरीके से सारा सामान खरीदती है और उसको वेयर हाउस में रखती है, और जरूरत पड़ने पे वो जो हमारे गरीब भाई बहन है, या जब ऐसा सिचुएशन आता है जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मार्केट में भी रिलीज करता है, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1965 में
सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो अनाज है उसको संभाल के रखना, और जरूरत पड़ने पे जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाए या जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको जरूरत पड़े तो उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू उन तक अनाज पहुंचाना। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ में आ गया। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम अच्छी तरीके से चल पाए इस चीज के लिए एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अन्न दर्पण सिस्टम। क्या नाम है? अन्न दर्पण सिस्टम। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो नाम से आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला सतर्क पार्क। इंडिया का पहला सतर्क पार्क कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है। ये इनॉग्रेट हुआ है महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। कहां पे? महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर सतर्क पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। किस चीज के लिए? ये वो ऐसे जो ऑफिसर्स थे हमारे, ऐसे पर्सनल थे मिलिट्री के, जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपनी जान तक गंवा दी। जैसे कि 1962 से लेकर 2020 तक करीब 40 लोग शहीद हो चुके हैं जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से थे, ठीक है? और वो काम कर रहे थे देश के लिए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस चीज के लिए उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों ने मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल को ट्रिब्यूट करने के लिए सतर्क पार्क को बनाया है। कहां पे? महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पे? पुणे के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो पुणे के अंदर ये चीज किया गया है, सतर्क पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है? इंडिया का पहला साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां पे खोला गया है? साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये किस चीज के लिए है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए। आपको पता है कि हमारे देश में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसके लिए एक साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है एक स्टेट के अंदर। स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। ध्यान रखोगे कहां पे बनाया गया है? महाराष्ट्र में ये चीज बनाई गई है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? तो महाराष्ट्र में साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल का मेन गोल क्या है? ई श्रम पोर्टल का मेन गोल क्या है? ये चीज आपको बताना है। ई श्रम पोर्टल का मेन गोल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ई श्रम पोर्टल का क्या मेन काम है। इसका मेन काम है ताकि, ध्यान से देखो, यूनिफाइड डेटा फॉर सोशल सिक्योरिटी एक्सेस। मैंने आपको क्या बताया था? ई श्रम पोर्टल किस चीज के लिए? जो हमारे भाई बहन एक तरीके से कूड़ा बिनने में है या कोई मजदूर है, ठीक है, तो उनको वेलफेयर स्कीम का फायदा मिल सके, इस चीज के लिए उनको एक पोर्टल से जोड़ दिया गया है जिसका नाम क्या है? ई श्रम। श्रम से आपको ध्यान रखना, कुछ वर्कर से रिलेटेड है ना, मतलब कुछ मजदूरों से रिलेटेड है, मतलब कुछ हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों से रिलेटेड है। तो इन सबको एक पोर्टल पे ज्वाइन कर जोड़ दिया गया है जिसका नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम क्या है? ई श्रम पोर्टल, ताकि उन तक वेलफेयर स्कीम, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम पहुंचाई जा सके, ठीक है? तो सोशल सिक्योरिटी एक्सेस उनको मिल सके, इस चीज के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखो ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन है देखो, फ्री हेल्थ केयर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। नहीं, हेल्थ केयर नहीं है, ये किस चीज से रिलेटेड है? सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? वेलफेयर से रिलेटेड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट हमसफर पॉलिसी? कौन से स्टेट ने हमसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है? लॉन्च इन 2024 टू एनहांस अम्यूनिटीज एंड सर्विसेज ऑन इंडियाज नेशनल हाईवे। ठीक है? अब देखो, इंडिया की जो नेशनल हाईवेज है हमारे, उन पे फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमसफर पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो कौन से स्टेट ने पहली बार लॉन्च किया है? तो इसका कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है क्योंकि नेशनल पॉलिसी है ये हर एक स्टेट में, क्योंकि हमारे जो नेशनल हाईवेज है वो तो बहुत सारे स्टेट से होते हुए गुजरते हैं ना। तो इसमें क्या किया जा रहा है? एक एक करके नेशनल हाईवे को चूज किया जाएगा और वहां पे बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अगर आप नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करेंगे तो वहां पे आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, बेबी केयर रूम्स मिलेंगे, ठीक है, बेबी केयर रूम मिलेंगे, व्हील चेयर के लिए भी प्रोविजंस होंगे वहां पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए भी स्टेशन रहेगा, पार्किंग स्पेस भी मिलेगा, प्लस आपको रुकने की सुविधा भी मिल सकती है एट फ्यूल स्टेशन। डॉर्मेट्री सर्विस एट फ्यूल स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, ताकि जो हमारे लोग एक जगह से दूसरी स्टेट में जाते हैं नेशनल हाईवे के थ्रू, वो एक तरीके से अपना सुविधाजनक अपना सफर कर पाए। इस चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड का ही काम है ना नेशनल हाईवे से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने ये फैसला लिया है कि वो एक पॉलिसी चलाएंगे, हमसफर पॉलिसी। तो हमसफर पॉलिसी समझ में आ गया? नाम से याद आ रहा है, हमसफर मतलब कुछ ट्रैवल करने से रिलेटेड है,
किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ने किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ताकि ये कुछ इस तरह के बेसिक जो फैसिलिटीज है वो हमारे जो लोगों को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, आप देखते होंगे फॉरेन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है, तो इंडिया में भी ये चीज लाने की कोशिश करी जा रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एंड सेल्फ रिलायंट लाल टिपारा गौशाला? तो लाल टिपारा गौशाला कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? लाल टिपारा गौशाला कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला को इनॉग्रेट किया गया है। अब इस लाल टिपारा गौशाला में क्या है कि जैसे कि गाय गोबर दे रही है ना, तो गोबर का हम लोग क्या करेंगे? गोबर का हम लोग गैस का, नेचुरल गैस में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना, गोबर को। तो हर दिन 3 टन ऑफ नेचुरल गैस तो हम लोग सिर्फ इस गोबर से बना ले रहे हैं और 20 टन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी बना ले रहे हैं, मतलब खाद भी बना ले रहे हैं। अब इस खाद का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? अपने पौधों को ठीक करने में, है ना, अपने खेती करने में ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल किया जा सके। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट फ्रेंडली सारी चीजों को एक तरीके से अपना रहे हैं, है ना। तो लाल टिपारा गौशाला, इसमें क्या होगा? यहाँ पे नेचुरल गैस भी हम लोग बना ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर ले रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं लाल टिपारा गौशाला के होते हुए। और ये लाल टिपारा गौशाला कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, जो कि अपने आप में इंडिया का पहला इस टाइप का गौशाला है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। कहां पे किया गया है? ग्वालियर में। नाम आपको ध्यान रखना है, हो सकता है मध्य प्रदेश ना आए तो ग्वालियर आ जाए, तो आप उसको ध्यान रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? हु डिजाइन्ड द न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस? न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस किसने डिजाइन किया है? प्लेस्ड इन द जजेस लाइब्रेरी एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक नई लेडी जस्टिस को इनॉग्रेट किया गया। ये लेडी जस्टिस आप जानते होंगे जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती थी, है ना। अब इस पट्टी को हटा दिया गया है और कुछ इस टाइप का कर दिया गया है। इनकी पट्टी को हटा दिया गया है। इनके हाथ में पहले तलवार था, स्वॉर्ड था, इस स्वॉर्ड को भी हटा दिया गया और स्वॉर्ड हटा के अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, प्लस आप देखिए इन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे, पहले वेस्टर्न अटायर था, अब इन्होंने इंडियन साड़ी पहन रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को चेंज किया गया है। तो ये जो नई लेडी जस्टिस बनी है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इसको बनाया किसने? इसको डिजाइन किसने किया है? तो डिजाइन किया है विनोद गोस्वामी ने। किसने किया है? विनोद गोस्वामी ने इस लेडी जस्टिस को डिजाइन किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीज चेंज हुई? इनके कपड़े चेंज कर दिए गए, आंखों में पट्टी थी, उस पट्टी को हटा दिया गया, और जो हाथों में तलवार था इसको भी हटा दिया गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा भी डेवलपमेंट हुए क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, 2 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं। मैंने क्या क्या चीजें बताई थी आपको 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नया फ्लैग इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जिसमें 3 चीजें बनी हुई है। क्या क्या चीजें बनी हुई है इस पे ध्यान देंगे। पहली तो उसमें बनी हुई है सबसे नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, और उसके ऊपर क्या है? अशोक चक्र है। नेशनल एम्बलम कहीं पे भी नहीं है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ्लैग में। और एक गोल चक्कर के बाद एक नीचे कुछ चीजें लिखी गई है, वो लिखा क्या गया है? यह तो धर्मोस्ततो जय, मतलब वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। जहां पे सच्चाई होते हैं, जहां पे धर्म होता है, उसी की जीत होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस was not recently approved by the Union Cabinet for Classical Language Status? अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 में बनने वाला है। ठीक है, 71st बीपीएससी का, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। तो कौन से इसमें से जो लैंग्वेज है, इसको इस बार इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है उड़िया को दर्जा नहीं दिया गया है। किसका? क्लासिकल लैंग्वेज का। अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। पहले ये जानो कि अभी तक हमारे पास टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे। अब इस 6 क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ा के अब इसमें 5 लैंग्वेजेस और ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब टोटल मिला के हमारे पास कितने क्लासिकल लैंग्वेज है? अभी तक टोटल हमारे पास मिला के 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। और क्लासिकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कल्चर के लिए। तो वो लैंग्वेज जो कि बहुत पुराने हैं, जो 2-2,500 साल पुराने हैं, जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इस बार नहीं दिया गया है? ध्यान रखना है, इस बार नहीं दिया गया है। तो उड़िया को तो पहले ही दिया जा चुका है। कब? 2014 में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अभी तक 6 लैंग्वेजेस थे। कौन कौन से? सबसे पहले मिला था तमिल को, फिर मिला था संस्कृत को, तो 2004-5 याद रखोगे, 2004-5 में, फिर तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में ही, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में।
और इस बार 5 नई लैंग्वेजेस और ऐड की गई हैं। अभी 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। पहली तो है मराठी, ठीक है, पहली कौन सी है, मराठी है। मराठा में भी क्या चल रहा है आपको पता है लैंग्वेज को लेकर, तो मराठी याद रखोगे, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और किसको दिया गया है, पाली को। पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज, तो पाली प्राकृत याद रहेगा, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज ये याद रहेगा, ठीक है। और पाली एंड प्राकृत याद हो गया, मराठी याद हो गया। फिर असामीज लैंग्वेज को दिया गया है, असामीज लैंग्वेज को दिया गया है, असामीज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। और एक और बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है, बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। लाइट चली जा चुकी है पर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिख रहा हूँ, है ना, वाईफाई में देख लेता हूं कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ रही है। तो अभी तक 5 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अभी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, पहले सिर्फ 6 थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारे शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस। तो शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस में टोटल हमारे पास 22 लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, असामीज, देखो जिसे अभी हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिए, ये शेड्यूल 8 में भी है, ठीक है। तो असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मेघालय, सॉरी मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी, ठीक है। तो ये सारी हमारी शेड्यूल 8 की लैंग्वेज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल 8 की लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, वो बहुत पुराने लैंग्वेजेस हैं और उनको एक तरीके से हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसको हम लोग को सेव करके रखने की जरूरत है, ठीक है। तो शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस अलग है और क्लासिकल लैंग्वेजेस अलग है। शेड्यूल 8 में कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो उस टाइम सिर्फ 14 लैंग्वेज था, फिर टाइम टू टाइम इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। जैसे कि 21वें अमेंडमेंट के साथ, 21st अमेंडमेंट 1967 के साथ सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा और बहुत सारे पीसेस, जो भी पीसेस का एग्जाम देखेंगे आप तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हो सकता है उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन हो कि इंग्लिश है कि नहीं है, तो इंग्लिश देखो इसमें नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लैंग्वेज है, कौन कौन से लैंग्वेज नहीं है। एक बार आप इसको देख लोगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। बिहार के भी देखो मैथिली भी है इसमें, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो सिंधी को जोड़ा गया है 21वें अमेंडमेंट 1967 के साथ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71st अमेंडमेंट, मतलब 50 साल बाद 1992 में जोड़ा गया। और फिर जोड़ा गया 2003 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को। अब याद कैसे रखोगे, याद रखना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसको 92nd अमेंडमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन क्या आएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और फिर मणिपुरी डाल देगा। पर मणिपुरी को तो 1992 में जोड़ा गया था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लैंग्वेज को कब जोड़ा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सिंधी को जोड़ा गया 21वें अमेंडमेंट के साथ 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 71st अमेंडमेंट के साथ 1992 में, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, देखो यहां पे क्या है, सिंधी है ना, इधर क्या है कोंकणी, तो ऐसे एक बन गया, फिर यहां पे क्या हो गया मणिपुरी और यहां पे क्या हो गया नेपाली, तो एक तरीके का स्क्वायर टाइप का बन रहा है। तो स्क्वायर आपको ध्यान रखना है ना, इसको 1967 में और इन तीनों को 1992 में, है ना। और फिर जोड़ा गया 2003 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। इसको कैसे याद रखोगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को कैसे याद रखोगे, बॉर्डर में सैनिक, ठीक है, बॉर्डर में सैनिक, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को जोड़ा गया 2003 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी याद रखना है। और एक और लैंग्वेजेस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, ये भी चीज आपको बता देता हूं। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आर्टिकल 351 किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 351 किस चीज से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है हिंदी को प्रमोट करने से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड, हिंदी को प्रमोट करने से रिलेटेड। इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि आपको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो अभी आपको पता है कि लैंग्वेज वॉर कितना चल रहा है, तो हो सकता है आर्टिकल 351 आपके क्वेश्चन में आ जाए कि आर्टिकल 351 किस चीज से रिलेटेड है, तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने से रिलेटेड है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी हाल फिलहाल में ही अमित शाह जी को री इलेक्ट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के पार्लियामेंट कमिटी के चेयरपर्सन किसको बनाए गए हैं, अमित शाह जी को बनाए गए हैं, ठीक है। इससे पहले भी कौन थे, इससे पहले भी अमित शाह जी ही थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आगे बढ़ गया, अब तो हमारे चीफ जस्टिस कौन है, बी आर गवई साहब है, जो कि 52वें चीफ जस्टिस है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे संजीव खन्ना साहब, जो कि
51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, हरिलाल कानिया थे। नाम याद रहेगा, हरिलाल कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि हमारे आजादी के समय भी थे, क्योंकि इनको 14 अगस्त को बनाया गया था, 15 अगस्त हम लोग आजाद हुए। तो आजादी के समय पे कौन थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हरिलाल कानिया साहब। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950, उस टाइम भी कौन थे? हरिलाल कानिया साहब ही थे। तो 1991 तक, 1951 तक ये क्या रहे हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है, आजादी के समय भी कौन थे? हरिलाल कानिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल कानिया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तब भी हरिलाल कानिया साहब ही कौन थे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हरिलाल कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे कौन थे? पतंजलि से याद रखोगे। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पतंजलि। और तीसरे मेहर चंद महाजन। ठीक है, तो पहले कौन? हरिलाल कानिया, दूसरे पतंजलि, और थर्ड क्या है? मेहर चंद महाजन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से हमारे सेकंड थे? तो सेकंड थे पतंजलि, थर्ड कौन थे? महाजन। और अभी आखिरी के 5 भी याद कर लो, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरी के 5 में बी आर गवई साहब, जो कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इससे पहले थे संजीव खन्ना, उससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ 50वें, उससे पहले ललित, उमेश ललित याद रखेंगे, और उससे पहले एनवी रमना के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में समझ आ गया, पहले चीफ जस्टिस से लेके अभी आखिरी के 5 जस्टिस मैंने आपको याद करा दिया। याद करने के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में थोड़ा आगे समझो कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पहले तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप भारत के सिटीजन हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से आप उठ के आ चुके हैं 10 साल पहले और अब आप बोलेंगे भाई मेरे को क्यों नहीं मौका मिल रहा है बनने का सुप्रीम कोर्ट का जज, तो आपको नहीं बनाया जा सकता। ये चीज आप ध्यान रखोगे। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आप हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तो काम करने ही होने चाहिए। ठीक है, 5 साल में 5 साल तक आप कम से कम किसी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में आप एडवोकेट होने चाहिए। 10 साल तक आपने लगातार प्रैक्टिस की हो किसी हाई कोर्ट के अंदर, तब भी आपको बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, या फिर एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि आप में काबिलियत है, आपको कानून की अच्छी समझ है, तो उस बेसिस पे भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है ना। प्रेसिडेंट ने आज तक इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बट कर सकती है प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा, द्रौपदी मुर्मू को जी को लगेगा कि आपके पास कानून को समझने की मतलब अच्छी काबिलियत है, तो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सेम चीज हाई कोर्ट में नहीं लागू होती है। हाई कोर्ट के जज आप ऐसे नहीं बन सकते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया एक एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो, सीजीआई को मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। अब ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्यों कहा जाता है? मास्टर ऑफ द रोस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और ऐसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जज के पास कौन सा केस जाने वाला है और कौन से केस में कितने जजों की बेंच बनेगी और उसमें कौन कौन लोग होंगे। कौन डिसाइड करेगा? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस में। और हाई कोर्ट के केस में कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं बता दिया, हाई कोर्ट का जज कैसे बनते हैं ये भी बता दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे, है ना। आज क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास बता सकते हो आप। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज आपको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।